हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करें जो अब से पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण हो तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, जैसे देखो लाइट आई, प्रकाश आपको पता है किसी भी एंगल से आ सकता है, तो इन जब छोटे छोटे कणों पे आके आपतित होगा तो ये कण क्या करेंगे, इस प्रकाश को फैला देंगे और ये फैलाना ही क्या होगा, हमारा प्रकीर्णन। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है, सूर्य डूबते व उगते समय लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, आकाश का नीला दिखाई देना। और तीसरा एग्जाम्पल लिखा है हमने, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। तो 3 एग्जाम्पल है। वो पूछ लेता है कई बार कि आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेले के प्रकीर्णन नियम को लिखिए। तो रेले का प्रकीर्णन नियम क्या होता है, देखिए, प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई, वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी आई समानुपाती लैम्डा की पावर 4। तो ये कब लागू होता है, इसके लिए रेले ने अपना नियम दिया था। तो रेले ने कहा था कि जब किसी कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है तो प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो कंडीशन क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कण का आकार क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक, तो आई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/λ4, यानी कि जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं, जैसे बैंगनी रंग का प्रकाश है तो बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है, तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, अधिकतम। जबकि लाल रंग की यदि बात करें तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है, तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, न्यूनतम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो हमको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे पहली बात तो जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब भी कोई भी प्रकाश की किरण किससे प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो ये हमने अभिलंब बना रखा है, जब कोई भी किरण आपतित होगी तो अगर इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा है तो ये किरण इसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी और ये घटना हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एग्जाम्पल है इसके, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका या ठंडे देशों में मरीचिका का दिखाई देना, कोई भी कांच का चटका हुआ भाग है उसका चमकीला दिखाई देना, और इसके अलावा एक और है वेल नोन एग्जाम्पल, प्रकाशिक तंतु। तो ये सारे के सारे किस पर आधारित है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, आपतित किरण को अपनी सीध में आगे की ओर बढ़ाने से और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए ये हमारी एक कांच की स्लैब है, ठीक, इसमें ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई और ये हमारी निर्गत किरण हो गई। यदि हम आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, ये हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया, और निर्गत किरण पर क्या डाले, लंब डाले, तो जो लंबवत दूरी होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, पार्श्विक विस्थापन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। माध्यम के अपवर्तनांक की क्या लिखनी है, हमको परिभाषा लिखनी है। तो देखो सीधा सा याद रखना है, n बराबर c/v। c क्या होता है, वायु में प्रकाश का वेग, और v होता है माध्यम में प्रकाश का वेग। तो परिभाषा क्या हो गई इसकी, निर्वात में प्रकाश के वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। इसको नीटा भी कहते हैं, बाकी हम इसको क्या लिखेंगे,
n से। तो n बराबर हो गया हमारे पास c/v। c भी वेग है और v भी वेग है, इसलिए n हमारी कैसी राशि है, मात्रक विहीन राशि है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और जब मात्रक नहीं है तो कोई विमा भी नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लेंस की शक्ति या क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो सीधा सा याद रखना है, P बराबर 1/f। P होती है क्षमता, F होती है फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी को हम या तो सेंटीमीटर में लिखेंगे या मीटर में लिखेंगे। ठीक है, जब इसको सेंटीमीटर में लिखा जाएगा तो P का मात्रक होगा 1/सेंटीमीटर और इसका दूसरा नाम है डायप्टर, जिसको हम किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी क्यों श्रेष्ठ है। ठीक है, दोनों की तुलना करके आपको बताना है कि परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न तो है, परावर्तक दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला होता है। तो पहला तो क्या रीज़न हो गया, प्रतिबिंब का ज़्यादा चमकीला होना। दूसरा है, परावर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। तो दूसरा कारण क्या हो गया, वर्ण विपथन का दोष नहीं होना। तीसरा है, परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण का उपयोग करके हम क्या करते हैं, गोलीय विपथन को कम कर सकते हैं। तो तीसरा दोष क्या हो गया, गोलीय विपथन। ठीक, तो ये 3 रीज़न है जिनकी वजह से हमारा परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ है। पहला, प्रतिबिंब ज़्यादा चमकीला बनाता है। दूसरा, वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। और तीसरा, गोलीय विपथन का दोष नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, अपवर्तन की क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो देखो, जब भी आपके पास कोई दो माध्यम हो, इसका अपवर्तनांक n1 हो, इसका अपवर्तनांक n2, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या होगी, जो सतह इनको अलग कर रही है उस सतह पर अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। विचलित होने से मतलब है यूं सीधी ना जाके या तो इधर मुड़ जाएगी या दूर हट जाएगी। ये घटना कहलाएगी हमारी अपवर्तन। हमने परिभाषा लिखी है, जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण की मुड़ने की घटना ही क्या है, अपवर्तन। अब देखो, दो कंडीशन है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, तो अभिलंब की ओर कब मुड़ती है, जब हमारा n1 तो क्या हो, विरल माध्यम, n1 क्या हो, विरल, और n2 क्या हो, सघन। तो जब हमारी किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी, किसमें, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक, और जब हमारी किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, तो दो चीज़ें हैं, अभिलंब की ओर कब मुड़ती है और अभिलंब से दूर कब हटती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रकाशिक तंतु क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाशिक तंतु क्या है। प्रकाशिक तंतु की हमको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो प्रकाशिक तंतु देखो क्या है, प्रकाशिक तंतु हमारे हैं, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। ठीक, यानी कि प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें क्या होगा, जो लाइट का सिग्नल होगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। सीधा भी ले जाया जा सकता है या टेढ़े मेढ़े पथ से भी ले जाया जा सकता है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, स्नेल का नियम लिखिए। क्या करना है हमको, स्नेल का नियम लिखना है। तो पहली चीज़ को ध्यान रखना है कि स्नेल का नियम कौन सा है, अपवर्तन का जो सेकंड लॉ है, अपवर्तन का जो सेकंड लॉ है वो हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। और स्नेल ने क्या कहा था, स्नेल ने बताया था कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए अगर एक ही रंग का प्रकाश आपतित हो रहा है तो आपतन कोण की जा
और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होगा, यानी म्यू बराबर साइन आई, ये हो गई आपतन कोण की जा, और साइन आर हो गया अपवर्तन कोण की जा। तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1 बराबर 2n1। ठीक, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो म्यू को क्या कहेंगे हम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अबिंदुकता के दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है। सीधा आंसर याद रखना है, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार जो लेंस होते हैं उनका उपयोग अबिंदुकता के दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्म के लिए आपतन कोण व विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाइए। आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल, इसके बीच में क्या बनाना है, ग्राफ। तो देखिए ग्राफ आपके सामने है, एक्स अक्ष पे हमने लिया है आपतन कोण को और वाई अक्ष पर हमने लिया है विचलन कोण को। जब इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटेगा। देखो आपतन कोण का मान तो बढ़ रहा है लेकिन विचलन कोण का मान घट रहा है। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि विचलन कोण न्यूनतम हो गया, और इसके बाद जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो ये वाली स्थिति कहलाएगी न्यूनतम विचलन की स्थिति, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा एम से। तो हमारा ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ हमको, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखी हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी दो शर्तों का होना आवश्यक है वो लिखना है। तो पहली शर्त तो क्या है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जानी चाहिए, विरल माध्यम में। और दूसरी आवश्यक शर्त है कि आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। तो क्रांतिक कोण क्या हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में करेगी प्रवेश, विरल माध्यम में, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। देखो हमने इसको चित्र से भी दर्शाया है। चित्र में हमने देखिए ये क्या बनाया, आपतन कोण, और इसका मान कितना है, क्रांतिक कोण के बराबर। तो जैसे ही इसका मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा, जो अपवर्तन कोण है वो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि कोण आई तो हो जाएगा सी के बराबर और कोण आर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के बराबर। इस तरह से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।